जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इस मॉडल पेपर में जो मूल रूप से बनाया गया है आर्मी कैडेट कॉलेज मतलब एसीसी के लिए। एसीसी सच अ कॉम्पिटिशन जो एक्चुअली देने के लिए हमारे सैनिक भाई ही इसके लिए एलिजिबल होते हैं और एसीसी जैसे कॉम्पिटिशन के लिए इंटरनेट पर बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है। मेजर कल्ची क्लासेस का यूट्यूब चैनल इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जो आपको एसीसी जैसे कॉम्पिटिशन का भी मॉडल पेपर पर डे देता है। ये मॉडल पेपर है भले ही एसीसी का, लेकिन एनडीए का बच्चा, सीडीएस का बच्चा, एफकेट का बच्चा, आईसीजीएसी का बच्चा भी इसके उन सेक्शंस को ज़रूर सोल्व करे जो सेक्शन उसके सब्जेक्ट में, जो उसके अपने कॉम्पिटिशन से सब्जेक्ट मैच करते हैं। सबसे पहले ये सेक्शन आप देख रहे हैं बच्चों इंग्लिश का। इंग्लिश के 25 सवाल इसमें आते हैं एसीसी के कॉम्पिटिशन में और सबसे पहले क्वेश्चन है आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। सारे बच्चे इसी पॉइंट पर वीडियो को पॉज करेंगे, पूरा पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद मैं पैसेज का एक्सप्लेनेशन जो कर रहा हूँ उसको सुनेंगे, तब सवाल लगाएंगे। देखिए, जर्नलिज्म मीन्स का मतलब होता है सेवरल थिंग्स। पत्रकारिता का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले इसका मतलब होता है एबिलिटी टू राइट एंड कन्वे थॉट्स इन अ वे। इसका मतलब होता है कि हम लिखें और अपने विचार भेजें एक ऐसे रास्ते में कि लोग उसे अंडरस्टैंड कर लें बहुत क्विकली। इसका मतलब होता है कि हम लायक हो जाएं लंबे आर्टिकल्स को छोटे आर्टिकल में बदलने में। इसका मतलब होता है कि हम अपनी ग्रामर जान लें, कंपोजिशन जान के रूल्स को जान लें, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। इसका मतलब होता है कि हम एक नोज फॉर न्यूज़ पकड़ें, मतलब किसी न्यूज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो हम समझें। एंड फील फॉर वर्ड्स शब्दों को फीलिंग करें। सच्चाई का सम्मान करें एंड अ सेंस ऑफ मिशन, और मिशन की एक सेंस को डेवलप करें। एक पत्रकारिता जर्नलिस्ट शुड बी एबल टू साइज अप अ सिचुएशन ऑन द स्पॉट। एक पत्रकार को इस लायक होना चाहिए कि वो इमीडिएटली एट वंस किसी घटना की जगह पर ही ये समझ सके कि इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। उसके बाद ही शुड ऑल्सो डेवलप अ डीप इंसाइट इनटू ह्यूमन कंडीशन। मानवीय संवेदनाएं भी उसकी समझ में आनी चाहिए। कोई भी आपको फाइनल एस्पेक्ट जर्नलिज्म का सिखा ही नहीं सकता। कोई भी प्लास्टिक सर्जन आपको नोज फॉर न्यूज़ नहीं दे सकता। कोई भी टीचर आपको शब्दों को महसूस करना नहीं सिखा सकता। ये हो गया पैसेज। सवाल देखिए बच्चों, सवाल में ये पहला क्वेश्चन है, द पैसेज इज ऑन द जर्नलिस्ट, सर्जन्स एंड टीचर्स। ऑफ कोर्स नहीं। द मेरिट्स ऑफ जर्नलिज्म नहीं। व्हाट जर्नलिज्म इज अबाउट। पहले का आंसर हुआ बच्चों C4 चंडीगढ़। दूसरा सवाल, जर्नलिस्ट शुड बी थोरो विद। एक जर्नलिस्ट को किस चीज़ के साथ थोरो होना चाहिए, ग्रामर एंड कंपोजिशन या ऑल द रूल्स ऑफ राइटिंग। ऑल द रूल्स ऑफ राइटिंग उसी का एक पार्ट बन जाएगा। ग्रामर एंड कंपोजिशन, फील फॉर वर्ड्स इसमें छूट गया है। तीसरा, वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट्स फॉर अ जर्नलिस्ट। पत्रकारिता की एक महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट क्या है, आर्टिकल को एडिट करना, ये तो नहीं, छोटी रिक्वायरमेंट है। गुड नोज फॉर न्यूज़, हाँ ऐसा होना चाहिए, बताया है। रेस्पेक्ट एवरीवन का कोई चर्चा ही नहीं। एक्सप्लोइट अ सिचुएशन, ये भी नहीं। तो यहाँ पर होना चाहिए B फॉर बॉम्बे, हैव अ गुड नोज फॉर न्यूज़। चौथा सवाल है, एथिक्स ऑफ अ जर्नलिज्म। एक पत्रकारिता का एथिक्स मतलब उसकी नैतिकता क्या है। सच्चाई का सम्मान करें, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग पीपल, ये कोई नैतिकता का प्रश्न नहीं है। एबिलिटी टू राइट, नैतिकता नहीं है। सर्च फॉर न्यूज़, ये भी नैतिकता नहीं है। आंसर मिल गया A फॉर एप्पल। पांचवा और अंतिम सवाल कॉम्प्रिहेंशन का, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सच नहीं है। प्लास्टिक सर्जन कैन हेल्प अ जर्नलिस्ट, ये तो गलत बात है भाई। तो ये आंसर नहीं है क्योंकि राइटर ने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सच नहीं है। उसके बाद टीचर कैन हार्डली असिस्ट अ जर्नलिस्ट, ये भी सच बात है। राइटर के मुताबिक ये दोनों ही सच हैं। एवरीवन कैन नॉट बी अ जर्नलिस्ट, यही सच नहीं है। आंसर मिल गया C4 चंडीगढ़। एवरीवन कैन नॉट बी अ जर्नलिस्ट, राइटर ने ऐसी कोई चर्चा करी ही नहीं। तो ये था बच्चों कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज। इसके बाद हम आते हैं एंटोनिम के सवालों पर। एंटोनिम का पहला सवाल है अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। कम करना इसका मतलब होता है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा अपने पास बोल्स्टर। क्योंकि बोल्स्टर को याद रखिए, किसी चीज़ में बोल्ट लगाना मतलब किसी चीज़ को मजबूत करना। उसके बाद सातवां ब्लिथ। ब्लिथ का मतलब होगा बेहद ज़्यादा खुशी वाली चीज़, लेकिन ये सिनोनिम यहाँ बताना है। तो ब्लिथ का मतलब होगा खुशी वाली चीज़। तो आंसर क्या मिल गया बच्चों, जॉयस, B फॉर बॉम्बे। ग्रेसफुल का मतलब होता है महिमा में, जिसके पास महिमा हो।
गिद्धि का मतलब होता है चक्कर आ जाना, चक्कर खा जाना। अदरवर्डली का मतलब होता है सांसारिक। उसके बाद मैं आपको लगे हाथों इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यदि आप CDS, CAPF, FCAT, ACC, ICG, AC, ACC जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके मोबाइल में MKC लर्निंग ऐप का ऐप होना चाहिए। ये आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड करते ही आपको इसमें बहुत सारी सुविधाएं इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। आपकी वर्दी पहनने के सपने को साकार करने में मेजर कल्चर क्लासेस एक बहुत प्रबल भूमिका निभाने की इच्छा और क्षमता रखता है। आपको उसका लाभ मिलना चाहिए। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। नेपोटिज्म का मतलब भाई भतीजावाद। तो सिनोनिम बताना है तो फेवरेटिज्म इसका आंसर हो गया। केयरलेसनेस आप जानते हैं, करप्शन भी आप जानते हैं, इनएफिशिएंसी भी आप जानते हैं, बताने वाली कोई बात नहीं है। 9वां फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है कि इफ ओनली आई डैश इन योर शूज आई वुड नेवर हेल्प हिम। अगर केवल मैं आपकी जगह होता तो मैं उसकी सहायता कभी ना करता। ये कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पर हर सब्जेक्ट के साथ वर लगाया जाता है तो वर हमारे पास आंसर हो गया। 10वां क्वेश्चन, आवर फ्रेंड डैश गिव अस अ ट्रीट टुमारो। हमारा दोस्त हमें कल ट्रीट देगा। फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, ऑब्वियस सी बात है, आंसर हो गया हमारे पास विल। ये हो गया 10वां सवाल बच्चों। फिर आइए 11वें सवाल पर, समवन डैश सेंट मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन माई बर्थडे। तो समवन सेंट लगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगानी पड़ेगी। और गिफ्ट ऑन माई बर्थडे भूतकाल की बात है नहीं, तो हेड का आंसर हम चूज करेंगे नहीं। आंसर हमारे पास हो गया हैज़। 12वां सवाल, कॉमन एरर का सवाल। जस्ट इमेजिन, कल्पना करिए कि यू विल बी कास्ट योर वोट। यू विल बी कास्ट योर वोट, तो अगर फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो विल बी कास्ट नहीं होगा, खाली विल कास्ट होगा। यू विल कास्ट योर वोट नेक्स्ट मंथ। बी फॉर बॉम्बे आंसर हो गया। 13वां सवाल देखिए, हैड शी बीन वेटेड। अब हैड शी बीन वेटेड, हैड बीन के साथ वेटेड तो लग ही नहीं सकता। वेटेड के जगह क्या लगेगा, वेटिंग, वर्ब का ING फॉर्म लगेगा, क्योंकि हैड बीन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का पार्ट होता है। उसके बाद हैंड टू हैंड मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लर्निंग ऐप तो उन बच्चों के लिए था जो बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन यदि आप कोचिंग अटेंड करना चाह रहे हैं तो CDS के लिए, CPF के लिए, FCAT के लिए इकलौती संस्था जहां इन कॉम्पिटिशन्स के डेडिकेटेड बैच, केवल इंडी कॉम्पिटिशन का बैच आपको मिलेगा, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। फिर 14वां सवाल देखिए, मुकेश ड्रिबल्स पास्ट टू प्लेयर्स। पीछे के 2 प्लेयर से वो डबलिंग करते हुए आगे निकल गया, अगले को उसने डॉस किया, धोखा दे दिया, एंड हिट्स द बॉल हार्ड, और बॉल को बड़ी तेजी से बास्केट में देकर मारा। तो नो एरर, सब कुछ परफेक्ट है, कहीं कोई गलती नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाया गया है, एप्रोप्रिएट है। अगला सवाल, इफ द एम्प्लॉइज कॉल्ड आउट द स्ट्राइक। इफ द एम्प्लॉइज कॉल्ड आउट द स्ट्राइक, यदि कर्मचारियों ने हड़ताल बुलाई, तो बी फॉर बॉम्बे में गलती है बच्चों। स्ट्राइक के पहले द का यूज नहीं होगा, ए का यूज किया जाएगा। इफ द एम्प्लॉइज कॉल्ड आउट अ स्ट्राइक। PQRS के सवाल हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के। व्हेन रेस्क्यूअर्स अराइव्ड, रेस्क्यूअर माने बचाने वाले, कि जब बचाने वाले पहुंचे, तो क्यू से तो शुरू हो नहीं सकता। P है दे हैड टू वेट सेवरल आवर्स, ये शुरू हो सकता है। उसके बाद एट द र्यून्स, ये भी हो सकता है, आर से भी शुरू हो सकता है, लेकिन आर से हाँ एक ऑप्शन शुरू भी है। कूल इनफ टू स्टैंड ऑन, एस से भी शुरू नहीं हो सकता। तो मतलब हम प्राइमा फेसी 2 विकल्प हमारे खत्म हो गए। अब पहला विकल्प देख लीजिए, PQRS, द रेस्क्यूअर्स अराइव्ड, दे हैड टू वेट सेवरल आवर्स सो दैट द ग्राउंड वॉज एट द र्यून्स। अब क्यू के बाद आर की तो कोई तिकी नहीं बैठती, जो ये कॉम्बिनेशन है ये मिसमैच हो गया। तो आंसर हमारे पास हो गया C फॉर कैलकाटा, एक मीनिंगफुल सेंटेंस। 17वां सवाल, दे फेल्ट सेफर, उन्होंने सुरक्षित महसूस किया। टू वॉच द माउंटेन से शुरू होने की संभावना कम है। फेल्ट सेफर ऑफ मोर देन 5 माइल्स, ये भी नहीं हो सकता। एज दे सेटल्ड डाउन, यहाँ से शुरू हो सकता है। आर से हमारे 2 ऑप्शन शुरू हैं। पी से शुरू होने की संभावना नहीं है क्योंकि सेंस नहीं बैठ रही। फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो पी वाले ऑप्शन हम प्राइमा फेसी ही कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास आर वाले ऑप्शन बचे, तो दे फेल्ट सेफर एज दे सेटल्ड डाउन टू वॉच द माउंटेन, या एस एज दे सेटल्ड डाउन फ्रॉम अ डिस्टेंस नहीं।
तो सेटल्ड डाउन फ्रॉम अ डिस्टेंस नहीं होगा, आर के बाद एस सूटेबल नहीं होगा, आर के बाद पी सूटेबल होगा, ए फॉर एप्पल हमारा आंसर है। 18वां सवाल, एवरी इंडियन शुड बी, प्रत्येक भारतीय को होना चाहिए, भारतीय को क्या होना चाहिए? एवरी इंडियन शुड बी बिकॉज शी हैड सेट वॉज पार इमेजिनेशन अ रिकॉर्ड दैट प्राउड ऑफ सुनीता विलियम्स। एवरी इंडियन शुड बी प्राउड ऑफ सुनीता विलियम्स, ये तो देखते ही क्लियर किया जा सकता है बिकॉज इसकी शुरुआत केवल S4 शिमला से ही हो पाएगी, अन्य किसी भी ऑप्शन से इस सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो पाएगी। 19वां सेंटेंस, ही सेड टू हिज सर्वेंट, उसने अपने नौकरों से कहा गो अवे एट वंस। ये नरेशन का सवाल है, आपको डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाना है। तो उसने अपने नौकरों से कहा तुरंत चले जाओ, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट वाला हो सकता है टू गो अवे एट वंस, ए फॉर एप्पल वाला ही हमारे पास आंसर सेटल हो चुका है क्योंकि यही सुटेबल मोस्ट है। फिर से PQRS तो हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है। 18, 19, 20, ही सेड टू हिम थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प। नरेशन का दूसरा सवाल, उसने उसको थैंक यू किया तो ही आस्क्ड हिम, ये आस्क वाला तो होगा ही नहीं, कोई बात ही नहीं। ही थैंक्ड हिम फॉर हिज काइंड हेल्प, ये भी हो सकता है। ही रिक्वेस्टेड, ये वाला भी नहीं होगा। ही टोल्ड हिम, ये वाला भी नहीं होगा। बी फॉर बॉम्बे। मीनिंग के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से 20वां सेंटेंस परफेक्ट है। उसके बाद आगे चलिए 21वां सेंटेंस, और 21वें सवाल पर ये वॉइस का सवाल है। अ रिटेल स्टोर वॉज इनॉग्रेटेड बाय संजू, संजू ने एक रिटेल स्टोर को इनॉग्रेट किया। तो संजू इनॉग्रेटेड, संजू हैज़ हैड वाले तो सेंटेंस देखते ही गलत हो जाएंगे, कोई बात ही नहीं है। संजू इनॉग्रेट, ये भी गलत हो जाएगा, इनॉग्रेटेड। 21वें का आंसर हुआ डी फॉर दिल्ली बच्चों, ठीक है। 22वां सवाल ये भी वॉइस का है। दे फाउंड हिम लाइंग डेड ऑन द रोड साइड, उन्होंने उसको सड़क के किनारे मरे हुए पाया। सो द रोड साइड फाउंड तो होगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो देखते ही कैंसिल, रोड साइड ऑब्जेक्ट थोड़ा ना है प्रॉपर। ही वॉज लाइंग डेड फाउंड बाय द रोड साइड, ये भी गलत है, इसका सब्जेक्ट गलत है। लाइंग बाय द रोड साइड, ही वॉज फाउंड डेड, ये हो सकता है। ही वॉज फाउंड लाइंग डेड बाय द रोड साइड, ये अप्रोप्रिएट आंसर है डी फॉर दिल्ली, क्योंकि 100% मीनिंग इसी में मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, आगे चलते हुए हम आ गए 23वें सवाल पर। ये इडियम का सवाल है। टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है सांप गुजर जाने के बाद लकीर पीटना। नॉट टू कम टू द पॉइंट, वाइगोरस सर्च ऑफ द कल्प्रेट, इजीली अचीव्ड सक्सेस विदाउट मच एफर्ट, वर्किंग हार्ड टू अचीव द गोल। नहीं, नॉट टू वाइगोरस सर्च फॉर द कल्प्रेट, इसका आंसर होगा नॉट टू कम टू द पॉइंट। 23वें सवाल का आंसर होगा नॉट टू कम टू द पॉइंट। 24वां सवाल, अगला सवाल है टू फ्लाई ऑफ द हैंडल। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब होता है अपने दिमाग से बाहर हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, तो टू लूज वंस टेम्पर। उसके बाद 25वां सवाल, गवर्नमेंट बाय अ किंग, एक राजा का जो शासन होता है उसको कहा जाता है मोनार्की। उसको क्या कहा जाता है बच्चों? मोनार्की। इज दैट क्लियर? इज दैट वेरी क्लियर? चलिए, वेरी गुड। तो काफ़ी है आज के लिए इतना इस मॉडल पेपर में, लेकिन वीडियो के लास्ट तक रुके रहिएगा ताकि आपको सारे विषय मिल पाएँ। मिलेंगे फिर किसी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास मॉडल पेपर में। जय हिंद। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका मेजर कल्सी क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्मी कैडेट कॉलेज से संबंधित जो एग्ज़ाम होता है उसका एक मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में GS के 50 क्वेश्चंस शामिल किए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में छपे हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसी भी भाषा आपको पसंद हो पढ़ते जाइएगा। मैं क्वेश्चंस सामान्य रूप से हिंदी में पढ़ूंगा और ऑप्शंस जैसे हैं वैसे ही देखेंगे। चलिए, तो हम लोग इस सवालों को लगाने की शुरुआत करते हैं। कुछ आप लगाइए, हालांकि सारे सवालों के जवाब सही देने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है, लेकिन आप सवाल ज़रूर लगाते रहिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर इतना हो गया। और हाँ, एक प्रॉमिस है, अगर आप इन सवालों को लगातार लगाते रहते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करते रहते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमने विभिन्न एग्जाम संबंधित बहुत सारे मॉडल पेपर शूट करके डाले हुए हैं अभी तक। तो आप अगर उन सभी को भी देखते हैं ना, तो ऑलमोस्ट आपके पास नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आ जाएंगे। जब बहुत सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे तो बस इन्हीं में से फंस जाएगा, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट डू इट, स्टडी इट, रिवाइज इट, और हाँ, कमेंट इन द बॉक्स व्हाट इज योर रियल स्कोर। ओके, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। द पीरियड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कौन सा काल समझा जाता है? तो विनाश का समय पूछा गया है आपसे भाई साहब। क्या पूछा गया है? समय। तो समय बता दीजिए फिर क्या है? 1750, यानी कि 1750 BC को इसके विनाश का काल
हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पन पीपल वर द लीडर इन प्रोडक्शन ऑफ, कौन सा ऐसा काम था हड़प्पावासी से बेहतर करते थे? तो उत्पादन किस चीज़ का? कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था, इसीलिए आंसर होगा यहाँ कॉटन। वैदिक एज सोसाइटी वास, वैदिक कालीन समाज कैसा था? मम्मी की चलती थी, पप्पा की चलती थी, या फिर ब्राह्मण की चलती थी? नहीं, इन सब की नहीं चलती है। पापा आज भी प्रमुख हैं, कल भी प्रमुख थे, उम्मीद है भविष्य में भी रहने वाले हैं अभी वो। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? राइटर ऑफ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के बारे में कहा जाता है इंडिया के फर्स्ट ग्रामर बुक है, ठीक है। तो जिन लोगों को ग्रामर ठीक ठाक पढ़नी हो संस्कृत की, तो इसके चक्कर में पड़े। अंग्रेजी के लिए तो डॉक्टर गौरव सर पर्याप्त है ना। चलिए, पाणिनि, आंसर क्या होगा इसका? अष्टाध्यायी के लेखक। प्राचीन काल में उज्जैन का क्या नाम था? पुराना नाम अवंती। क्या नाम था? व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन? उज्जैन का पुराना नाम था अवंतिका, यानी अवंती। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? फर्स्ट सरमन ऑफ द लॉर्ड बुद्धा इन सारनाथ इज कॉल्ड एज, क्या कहलाता है भाई? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी अब धर्म का पहिया घूमने लगा है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दे दिया है, और इसीलिए भक्ति का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? भक्ति का उल्लेख सबसे पहले आपको कहाँ मिलेगा? गीता में मिलता है। अर्थशास्त्र का लेखक निम्न में से कौन था? कौटिल्य, नागार्जुन, बुद्ध घोष, पाणिनि। ओहो, कितना सिंपल सवाल है। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये हैं अर्थशास्त्र के लेखक। भारत में सर्वप्रथम गोल्ड कॉइन्स किसने जारी किए थे? यानी हु स्टार्टेड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया एट फर्स्ट? तो दिस वर द रूलर्स ऑफ इंडो ग्रीक्स। इसीलिए इंडो ग्रीक शासक यानी इंडो हिंद यवन जो लोग थे, उन्होंने जारी किए थे भारत में पहले सबसे बार सिक्के सोने के। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान आया था गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और फाहियान की किताब का नाम भी जानते रहिए, इसकी किताब का नाम है फोकूकी। क्या नाम है? फोकूकी, ठीक है। जबकि वेइनशांग हर्षवर्धन के काल में आया था और उसकी किताब का नाम था सीयूकी, ठीक है। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ने बता दिया, गलत बता दिया है। हाँ, कुछ लोग जब नहीं सुने होते तो ऐसे ही सोचते हैं। फिर चलिए, देश का हर गरीब बच्चा फौजी बनेगा। आपके हर सपने को पूरा करने के लिए ही हम एमकेसी के प्लेटफॉर्म पर एमकेसी के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। ऑनलाइन तैयारी सबसे अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। अफोर्डेबल प्राइस मतलब आप बिल्कुल ऐप के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप ऐप के थ्रू नहीं जुड़ सकते तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री अवेलेबल हैं जो किसी भी इंस्टीट्यूट में इतनी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आज ही अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कॉल करें हमारे नंबर पर। नंबर है 9696330033। लिमिटेड टाइम ऑफर है, इस बात को ध्यान रखना बच्चे। हाँ, आगे देखें। चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टार्ट था गुप्त संवत। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत कब स्टार्ट किया था? जब उसने शकों को मार डाला, शकों को विनाश कर दिया था। उसने शकों को एनिहिलेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ठीक। इसलिए उन्होंने गुप्त संवत की शुरुआत की। 319 एडी से माना जाता है, 319 एडी से माना जाता है गुप्त संवत। मोहम्मद गौरी, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, ठीक है। फाउंडर समझा जाता है मोहम्मद गौरी को। लेकिन भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक यानी इंडिपेंडेंट मुस्लिम एम्पायर या इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट का फाउंडर हम किसको मान सकते हैं? मुस्लिम साम्राज्य भले ही गौरी के बाद आया हो, लेकिन इंडिपेंडेंट राज्य उसने स्थापित नहीं किया था। वो कौन था? इल्तुतमिश। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक भले ही उसका दास था गुलाम वंश की स्थापना की थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर ही थी, दिल्ली नहीं थी। इल्तुतमिश पहला व्यक्ति था जिसने भारत में राजधानी अपनी बनाई और दिल्ली में स्वतंत्र दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर डाली। चलिए खैर, कोई बात नहीं। तुर्की के सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसी पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था। यानी दिल्ली सल्तनत के समय कौन सिराज बना गया था? पूर्व का सिराज, ठीक है। तो पूर्व का सिराज किसको कहते हैं? जौनपुर को कहते हैं। यूपी का जिला है, यूपी नंबर 1 रहता है कभी कभी। तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुल बदन बेगम, यानी जिसका बदन गुल जैसा हो उस बेगम ने लिखा है हुमायूं नामा। यानी एक्चुअल में गुल बदन बेगम हुमायूं की बहन थी। अकबर के कहने पे लिखा था ये कि पिताजी के बारे में कुछ बताओ। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? तो कौन कहेगा भाई? शिवाजी जी का पंगा किससे रहता था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का पंगा सबसे ज़्यादा किससे रहा? औरंगजेब से। अफजल खां से कोई पंगा नहीं था, उसको निपटा दिया था, वो तो मार दिया था, है ना।
तो औरंगजेब से पंगा था, इसलिए औरंगजेब ने कहा था सूची 1 को सूची 2 से मिला दो और सही उत्तर दे देते हैं। चलिए मिला लेते हैं। हैदराबाद की स्थापना किसने की? निजामुल मुल्क। अवध की स्थापना सादत अली खां। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां। आरकाट एंड कर्नाटक क्षेत्र की स्थापना सादुल्ला खां। तो मिला लो A2B1C4 A2B1C4 D3, इसलिए लगा दीजिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य थे। ऐसा है क्या? नहीं, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। ओके। और रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम है वो था गदाधर चट्टोपाध्याय। ओके। चलिए आगे। किस अधिनियम को भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कह सकते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम पे इन लोगों ने उल्लू बनाया और हम लोग बनते भी रहे थे उस ज़माने में। सबसे बड़ी बात यह है, कभी कभी तो भारतीय लोगों को अभी भी उल्लू होने की फीलिंग आती रहती होगी। खैर मुझे तो कभी कभी आ ही जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि अंग्रेज़ कब तक हमको गधे बनाए थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कहते हैं। भारत सरकार ने 1919 को। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारत के संविधान सभा ने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। CDF-CPF AFCAT यानी CDF-CPF AFCAT, इनसे संबंधित आप कोई भी तैयारी करना चाहते हैं, ओके, मेजर कल्सी क्लासेस से बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा, सबसे सस्ता भी और सबसे अच्छा भी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास ये सारी क्लासेस ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। ऑनलाइन अगर लगा होगा आगे तो बताएंगे, नहीं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इसमें लगा हो या ना लगा मैं अभी बता देता हूँ। ऑफलाइन में आइए आप, ऑनलाइन में आइए आप, जहाँ आपका दिल करे वहाँ आइए आप, ठीक। हाँ, कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए, सारे फीचर्स नीचे लिखे हैं, मेरे बोलने से क्या होगा, आप खुद समझदार हैं इतने। 9696330033 पर कॉल कीजिए और आज ही अपनी मनपसंद कोचिंग को चुन लीजिए जल्दी से। चलिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अडॉप्ट कब किया था संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को? तो 26 नवंबर ऑफ 1949, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था। ओके। चलिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, पब्लिक सॉवरेंटी। पब्लिक सॉवरेंटी का मतलब है जनता का शासन है भैया। किसका शासन है? जनता का शासन है। और लौकिक सार्वभौमिकता का मतलब है जनता का शासन। क्यों? क्योंकि संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, इन शब्दों से स्टार्ट होती है, इसलिए आंसर वही होगा। फिर द कैपिटल ऑफ लद्दाख की राजधानी कहाँ है? ओहो, इतना सिंपल सवाल, लेह। लेकिन यही सिंपल सवाल कठिन बन जाता है जब हमको नहीं पता होता है। राज्यों के निर्माण के लिए संसद को पारित करना पड़ेगा, यानी यदि संसद कोई नया राज्य बनाना चाहती है, कोई भी नया राज्य बनाना चाहती है संसद, तो संसद को सिंपल मेजॉरिटी से, साधारण बहुमत से, ना कि विशेष बहुमत से एक विधेयक पास करना होता है। राष्ट्रपति की अनुमति यानी प्री कंसेंट प्रेसिडेंट की जरूरी होती है विधेयक लाने से पहले संसद में, बस। तो साधारण बहुमत से हो जाएगा, ऑप्शन सी, बाय सिंपल मेजॉरिटी, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। द प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप आर मेंशन्ड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो आंसर देख लीजिए कौन सा है, आंसर है बी, 5 से 11 तक में प्रावधान है। आगे देखें हम लोग, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। ये भी कोई बड़ी बात है, ये तो सवाल बहुत अच्छा है। आगे देखें, कौन सा अधिकार संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो भाई रोजगार का अधिकार, राइट टू एम्प्लॉयमेंट हमको नहीं दिख रहा है, बाकी सब हैं, क्योंकि राइट टू एम्प्लॉयमेंट कहीं भी नहीं है भारत में। रोजगार का अधिकार नहीं है सच में, ठीक है। मौलिक अधिकारों में तो बिल्कुल नहीं है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। भाग 4 में दिए गए हैं DPSP, आयरलैंड से लिए गए हैं। सवाल यह है कि इसमें कौन शामिल नहीं है? मद्य निषेध, हाँ, कहा गया है कि मदिरा नहीं पियोगे, राज्य कोशिश करेगा। काम का अधिकार, हाँ, काम का अधिकार है। रोजगार का अधिकार नहीं है, काम मिलना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। सूचना का अधिकार नहीं है, सूचना का अधिकार कहाँ से आएगा? इसमें नहीं है ये। आगे लगाओ, भारतीय संविधान के अंतर्गत इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी नहीं है इनमें से? आम चुनाव में मतदान करना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टू वोट इन जनरल इलेक्शन, यही हमारी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। जब ये नहीं है तो फिर तो ऑप्शन वैसे है वन लाइनर, तो मामला ही खत्म हो गया। आम चुनावों में मतदान करना कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, हाँ, लेकिन यदि आप सभ्य नागरिक हैं तो आपको करना जरूर चाहिए, ठीक। अगर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो हमारे राष्ट्रपति महोदय किसके सामने शपथ लेंगे? तो सिंपल सी बात है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा उनके सामने शपथ लेंगे।
मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो फिर सीनियर मोस्ट के सामने शपथ लेंगे। तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के सामने भारत के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। ओके, अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार दिया जाए तो वो किसको दिया गया है संविधान में? अगर किसी व्यक्ति को फांसी हो गई है तो ठीक है, या उसकी सज़ा को कम करना है तो प्रेसिडेंट है। आर्टिकल 72 के तहत पार्डनिंग पावर, क्षमादान शक्तियाँ दी गई हैं, राष्ट्रपति कर सकता है फांसी माफ़। धन विधेयक पहले प्रस्तुत किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 109 संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा के पास मनी बिल के संबंध में कोई भी शक्ति नहीं है। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? यानी अगर किसी भी राज्य में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो गवर्नर उसमें 1/6 मेंबर अपॉइंट करता, नॉमिनेट करता है, अपॉइंट नहीं बोल सकते, हाँ नॉमिनेट लिखा होगा डेफिनेटली, ये लिखा नॉमिनेट यानी मनोनीत करता है। और ये 5 विशेष क्षेत्रों से होने चाहिए, जैसे कि शिक्षा हुआ, साहित्य हुआ, समाज सेवा हुआ, कला हुआ और सहकारिता। यदि आप चाहते हैं कि आप अपने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी एक बेहतर कंटेंट के साथ करना चाहते हैं, ज़बरदस्त कंटेंट के साथ एक बार पढ़ो और पढ़ के ठीक से रिवाइज कर लो तो एग्ज़ाम में फंसे, तो उसके लिए हमारा MKC पब्लिकेशन 25% डिस्काउंट पर आपको सस्ती कीमत पर किताबें भी उपलब्ध करा रहा है। न सिर्फ हमारे कोर्स अच्छे हैं बल्कि पब्लिकेशन की कीमतें भी कम रखी गई हैं ताकि हर गरीब का सपना पूरा हो कि वो भी वर्दी पहन सके। कोई भी विषय आप उठा लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। और आज अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी अपने आप को आगे रखना दूसरों से, तो हथियार पहले तैयार कीजिए, धार दीजिए, याद कीजिए, पढ़िए, ज़बरदस्त तरीके से फ्री डिलीवरी का लाभ उठाइए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। ओके, हु अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर, कितना बढ़िया सवाल है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे राज्य के राज्यपाल जो होते हैं, गवर्नर, वो करते हैं, यानी ऑप्शन सी। आगे देखें, भारतीय संविधान में विशिष्ट शक्तियाँ, यानी ऐसी शक्तियाँ जो नई शक्तियाँ हैं जिनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी रेजिडुअरी पावर किसके पास होती हैं? तो हमारे देश में किसको सौंपी गई है? वो केंद्र के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया है कि कोई भी बात होगी जो कोई संविधान में नहीं है उससे संबंधित कानून तुम बना दो। अब कहा है भूगोल का पिता किसे कहते हैं, यानी हु इज सेड टू बी द फादर ऑफ ज्योग्राफी। तो भूगोल का पिता किसको कहते हैं? हेकेटियस को। लेकिन भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले, यानी टर्म ज्योग्राफी वाज फर्स्ट एवर यूज्ड बाय द एराटोस्थेनीज। सो दिस इज, बट हियर दिस इज नॉट आंसर, ये आंसर नहीं है, आंसर यहाँ कौन है? हेकेटियस। लेकिन इस्तेमाल किया शब्द का एराटोस्थेनीज ने। आगे देखें, सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, यानी प्लैनेट्स रिवॉल्व एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द सन। कौन से 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। निम्नलिखित में किन 2 ग्रहों को छोड़कर, ठीक है, कौन से 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं? यानी क्योंकि बाकी के ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो कौन से 2 ग्रह छोड़ रहे हैं? तो ये हैं वीनस और यूरेनस, यानी कि शुक्र और ऑप्शन डी। आगे देखें, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड 181, अक्षांशों की कुल संख्या 90 ऊपर 90 नीचे और एक 0 डिग्री वाला हो गया। 3 लाइन्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पासिस थ्रू इन विच कॉन्टिनेंट्स। कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? तो ऐसा एक ही है भाई, वो है अफ्रीका, है कि नहीं? ऑप्शन डी। क्रस्ट में दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व, यानी पृथ्वी में जो लेयर होती है 3 होती है, क्रस्ट, मेंटल कोर, नीचे से ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर सिल्वर, सिलिकॉन, तीसरे नंबर पर एल्यूमिनियम, चौथे नंबर पर लोहा, है ना। तो O2 पहले पे, सिलिकॉन दूसरे पे, फिर एल्यूमिनियम, फिर लोहा, फेरस। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? सही डी। आगे देखें हम लोग, आगे देख लीजिए, दुनिया की छत कहाँ है? तो पामीर का पठार को क्या बोलते हैं? दुनिया की छत। तो आंसर होगा पामीर प्लेट्यू। सो सिंपल। सबसे छोटा महाद्वीप है, हे भगवान, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया, जिसने हमको अभी वर्ल्ड कप में हरा दिया है। हम अच्छा नहीं खेले उस दिन। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक, हज़ारों झीलों की भूमि किस कहते हैं? तो हज़ारों झीलों की भूमि किसको कहते हैं भाई? ये है देश अपना फिनलैंड, यूरोप में है। ओके, विश्व ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो साउथ अमेरिका का देश है इक्वेडोर, वहाँ पर है, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे देखें,
सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट जो ओशियन है वो माना जाता है आर्कटिक। कौन सा? आर्कटिक ओशियन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी गैस है जिसकी वजह से ओजोन डिप्लीट होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमको इस ऑप्शन में दिख रही है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इन सबसे नहीं होता, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, क्योंकि क्लोरीन नीचे से ऊपर नहीं जा सकती जब तक कि वो फ्लोरोकार्बन ना हो। ओके, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ जुड़ने के बाद होती है, इसलिए ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। ओके, आगे देखें। विच रिवर इज लंदन सिचुएटेड ऑन? तो किस नदी के किनारे लंदन बसा है? थेम्स नदी के किनारे है। तो किस ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में है। तो चलिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो क्या है? उसका नाम है रेड क्लिफ। किस ऑप्शन में है? मैकमोहन चीन के साथ, ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान के साथ, रेड क्लिफ ये रही। ओके, चलिए आगे देखें। हाईएस्ट पीक इन द पेनिनसुलर इंडिया, यानी दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में हाईएस्ट पीक कौन सी है इंडिया की? तो वो है अन्नाईमुदी, अन्नामलाई पहाड़ी पर, और ये पहले ही ऑप्शन में है। ठीक है। लखनऊ किस नदी के तट पर है? तो बताइए भैया, किस नदी के तट पर है यूपी की राजधानी? यमुना, क्षिप्रा, ताप्ती, गोमती? गोमती। गोमती इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम देखें लास्ट सवाल हमारा। कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है ना? मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। तो मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन इज द ब्लैक सॉइल, दैट इज आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। तो ये थे हमारी तरफ से एसएससी के मॉडल पेपर में जीएस के 50 क्वेश्चन, 50 ही आते हैं। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं होना है, रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए आप सभी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद ऑल ऑफ यू। चलो जी, आज फिर लेकर आ गए आप सबके सामने एक बहुत ही प्यारी सी सीरीज जो कि एसएससी की है। जनरल साइंस सेक्शन लेकर मैं आपके सामने आती हूँ, आप जानते हैं। तो चलिए जी, आपके सामने ये रहा एक पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑफन है, कई बार एग्जाम्स में आता रहता है। एसएससी, एनडीए, सीडीएस में भी इसका अबंडेंस रहता है, जो कि आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन की तरफ और सोचेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, यहाँ का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज प्रपोज्ड बाय व्हिच केमिस्ट? कौन से रसायन शास्त्री ने सर्वप्रथम गुणित अनुपात का नियम दिया था? गुणित अनुपात का नियम देने वाले आपके वन एंड ओनली जॉन डाल्टन है। ठीक है, कौन है बेटा? जॉन डाल्टन है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हमको समझना है कि यही आंसर यहाँ पे सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रियल गैस अप्रोचेस आइडियल गैस बिहेवियर अंडर विच कंडीशन? कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं, कौन सा ऐसी कंडीशन है जब एक रियल गैस है ना वो आदर्श गैस की तरह बिहेव करने लगती है, एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है? आप जानते हो किसी भी गैस को अगर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर में रखा जाए तो वो कैसे एकदम आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है, आदर्श गैस की तरह बिहेव करने लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होता है आपका। नेक्स्ट आंसर आपके सामने आता है, देखिए। A pure chemical compound always contain the same elements combined together in the same definite proportion by weight. This is best illustrated by। भाई देखो, कहीं से भी अगर आप CO2 ले आते हो, मैं सिंपली दिखाती हूँ, अगर आप H2O लाते हो, पानी उदाहरण के लिए है ना, आप पानी चाहे नाले से लेकर आओ, चाहे बिस्लेरी की बोतल से लेकर आओ, चाहे समुद्र से लेकर आओ, और वाटर ऑलवेज H2O में ही रहेगा, है ना, कि हाइड्रोजन 2 के रेशियो में रहेगा और वाटर ऑक्सीजन 1 के रेशियो में ऑलवेज रहेगा। यही नियम के बारे में पूछ रहा है, ये कौन इलस्ट्रेट करता है, कौन सा नियम यहाँ पर सबसे अच्छी तरीके से बताता है? तो दैट इज कांस्टेंट कंपोजिशन या प्रोपोर्शन। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर आपका होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि बताता है कि आप सैंपल कहीं से भी कलेक्ट करते हो, उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो ऑलवेज सेम होगा। ठीक है, चाहे जहां से ही आप इसको लेकर आओ। नेक्स्ट आंसर आपके सामने आता है, क्वेश्चन आपके सामने आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज होमोजेनस? आप जानते हो कि मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, होमो एंड हेट्रोजेनस, राइट। होमोजेनस मिक्सचर के सॉलिड सॉल्वेंट्स को आप अलग अलग नहीं देख सकते हो और हेट्रोजेनस के सॉलिड सॉल्वेंट्स को अलग अलग देख सकते हो। ये मेन फिजिकल अंतर होता है। आप देखो, स्टार्च और शुगर ऑब्वियस सी बात है हेट्रोजेनस होता है। मेथेनॉल एंड वाटर, ये क्या है? होमोजेनस मिक्सचर होता है बेटा। और ग्रेफाइट एंड चारकोल, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो सही आंसर हमारा होता है बी, मेथेनॉल एंड
वाटर, यानी अल्कोहल और वाटर को जब मिलाते हैं वो एक होमोजेनस मिक्सचर का निर्माण कर लेता है। विच वन among the following is not a mixture, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मिक्सचर की कैटेगरी में फॉल नहीं करता? तो ब्रास भी मिक्सचर होता है, ग्लास भी मिक्सचर है, स्टील भी मिक्सचर है, ग्रेफाइट एक मिक्सचर की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है। तो यहाँ पर सही आंसर ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप होता है। क्या है? कार्बन का एलोट्रॉप होता है बेटा। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर वो सही था। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके लिए सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, देश के हर गरीब बच्चे को फौजी बनाने की मुहिम लेकर मेजर कलसी क्लासेस चल रहा है और बिल्कुल उस पर खरा भी उतर रहा है। तो अगर आपका भी सपना है फौजी बनने का, आपको अपने आप को यूनिफॉर्म में देखने का, तो आज ही आप इस लिमिटेड ऑफर का लाभ उठाएं, जिसमें आप कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट वगैरह पे विजिट कर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जहां आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि किस तरीके से अफोर्डेबल प्राइस में आप हर चीज को अप्रोच कर सकते हो। राइट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इक्वल क्वांटिटीज of the following 4 samples of water are placed in the 4 beakers of 100 ml capacity. Their boiling points are determined accurately using the same thermometer. Which sample of water will have the lowermost boiling point as compared to other 3 samples? राइट, तो अगर हम यहाँ सैंपल्स की बात करते हैं तो वहां पर क्या प्रॉब्लम आती है कि जनरली यहाँ वाटर की बात की जा रही है ना, चारों का चारों ऑप्शन वाटर की बात कर रहा है ना। आप यहाँ पर कुछ डिफरेंस ढूंढेंगे। अगर डिस्टिल वाटर, वेल वाटर या मतलब या बॉटल वाटर की बात करो, ये सब नॉर्मल वाटर्स होते हैं। सी वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट होता है, NaCl की मात्रा होती है, सॉल्ट होता है। आप जानते हो कि सॉल्ट जो होता है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर देता है? कम कर देता है ना। इस आधार पर आपका यहाँ पर ये वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि सी वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आंसर आपके सामने। When a copper rod is dipped in an aqueous silver nitrate solution, the color of the solution changes to blue. This is because, भाई अगर आप किसी कॉपर नाइट्रेट की जो छड़ है, सॉरी सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में अगर आप कॉपर की छड़ को डुबो देते हो, ठीक है, तो वो ब्लू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर सिल्वर नाइट्रेट जो होता है बेटा, ये वहां पर क्या करता है? ब्लू कलर कॉज करता है और इसके ऊपर क्या कर देता है? वो रिड्यूस होकर इस पर एक ब्लू कलर का छड़ बना लेता है, सॉरी लेयर बना लेता है। तो ये इसलिए क्योंकि Ag इज मोर इजिली रिड्यूस देन Cu। ठीक है, Ag इज मोर इजिली रिड्यूस देन Cu। नेक्स्ट, Which one of the following is a physical change? इनमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो कि एक भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है? क्या वो बर्निंग ऑफ कोल है, बर्निंग ऑफ वुड है, हीटिंग ऑफ प्लैटिनम क्रूसिबल है, हीटिंग ऑफ पोटेशियम क्लोरेट है? बेटा ये सारी ये इन सभी को अगर आप करोगे तो वो किसी न किसी अलग कंपाउंड में बदल जाएंगे, यानी कि वो एक रासायनिक परिवर्तन प्रदर्शित करने लगेंगे। अगर आप किसी प्लैटिनम को गर्म करते हो तो उससे कुछ भी ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, वो फिर से नॉर्मली अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो ऐसे किसी भी ये कोई भी प्रॉब्लमेटिक बात नहीं होती है। ये सही आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बच्चा? दैट विल बी सी। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ काउ डंग गैस? बताओ भाई, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, एथिलीन है, एसिटिलीन है या मीथेन है? बिल्कुल मीथेन है। मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। There are 2 elements, कैल्शियम एंड ऑर्गन, जिनके एटॉमिक नंबर आपको रिस्पेक्टिवली 20 और 18 दिए गए हैं। द मास नंबर ऑफ बोथ द एलिमेंट्स इज 40, दे आर देयरफॉर नोन एज। भाई इनका मास नंबर सेम बता रहा है तो सिंपल सा समझ लो कि अगर 2 एलिमेंट्स का आपस में मास सेम हो जाता है ना, तो वो क्या हो जाते हैं? आइसोबार्स। क्या हो जाते हैं बेटा? आइसोबार्स हो जाते हैं, संभारिक कहलाने लगते हैं अगर उनके भार बराबर हो जाए तो।
ठीक है। और हमेशा ही अगर आइसोबार्स की स्थिति देखो बेटा तो ये ऑलवेज अलग अलग एलिमेंट्स में संभव है, लेकिन अगर आप आइसोटोप की स्थिति देखते हो तो वो एक ही एलिमेंट में संभव होता है, ठीक है। चलो इसी बात पर एक बेहतरीन बात आपको बताती हूँ कि अगर आपको मेजर कलसी क्लासेस से जुड़ना है, जो कि जुड़ना ही होगा क्योंकि आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस और बेहतरीन सुविधाएं चाहिए होंगी, तो बिल्कुल कांटेक्ट करिए, जिसके अंदर आपको मिलती है सारी की सारी सुविधाएं। और आपके लिए सबसे बेहतरीन बात यह है कि एक बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है, जिसके अंदर आपको रिटन फिजिकल सेशन, स्पोकन, एसएसबी इंटरव्यू, स्टडी मटेरियल, डाउट सेशन, ये सारी चीजें मिल पाना एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत ही मुश्किल है ना। नामुमकिन तो नहीं, लोग कोशिश तो करते बट बहुत मुश्किल है। तो बिल्कुल इस चीज का लाभ उठाएं बिकॉज इट इज जस्ट फॉर यू गाइस। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ आपको दिखता है कि प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम वाज प्रपोज्ड बाय, भाई एटम का मॉडल अगर सबसे पहले आया था तो प्लम पुडिंग मॉडल आया था, है ना, तरबूज मॉडल जिसको कहा जाता था। किसने दिया था ये प्लम पुडिंग मॉडल? दैट वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन, राइट, दैट वाज प्रपोज्ड बाय मिस्टर जे थॉमसन, जिन्होंने क्या बताया था कि प्लम पुडिंग मॉडल दिया था एटम का और कहा था कि जैसे एक तरबूज है, तरबूज में बिखरे हुए बीज क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। Next question, if in any observation alpha particle, beta particle and gamma are the energies of the rays are the same, मतलब इन सबकी ऊर्जा अगर मैं कहती हूँ कि सेम हो गई है, what will be the increasing order of their penetration power in a given medium? भैया इंक्रीजिंग पावर यही होगी कि अल्फा फिर बीटा फिर गामा, यानी कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है गामा की, ठीक है। यही अगर डिक्रीजिंग होता तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है ना, अल्फा बीटा और गामा, मतलब ये उस तरीके से उल्टा हो जाता बेटा। लेकिन यहाँ पर सही आंसर आपका यही है, बीटा, गामा, बीटा और अल्फा, यानी कि अल्फा की सबसे कम, फिर बीटा, फिर गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट एटम इज इनडिविजिबल? भैया सबसे पहले डाल्टन ने, ठीक है, जॉन डाल्टन ने बताया कि वो एटम जो होता है हमारा, जो परमाणु होता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, अभाज्य होता है ये, है ना, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो जॉन डाल्टन ने बताया इसको पहली बार। Next question, which one of the following element is essential for the formation of chlorophyll in green plants? भाई ग्रीन प्लांट्स के अंदर अगर क्लोरोफिल बनानी हो तो कौन से एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है? तो दैट इज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ती है। मैग्नीशियम होता है जो कि क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है हरे पौधों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन ह्यूमन बॉडी आर हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बट इन कैंसर सेल्स। भैया कैंसर कैसे हो जाता है, जबकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर सारी की सारी सेल की जो रेगुलर एक्टिविटीज होती है वो काफी ज्यादा रेगुलेटेड होती है, कंट्रोल होती है ना। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, जब डिटर्मिनेशन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बीन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। इस नियामक क्रियाविधियों के खराब हो जाने से, है ना, जब खराब हो जाती है तो बिगिन हो जाता है एक मतलब दाने होने लगते हैं और वो ट्यूमर बन जाता है ना। तो ये कैंसर सेल्स की क्या है, पहचान होती है बच्चे। तो देखो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की पूरी एक अगर आप कंपाइलेशन चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़िए और मंगाइए आज ही ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, रीजनिंग, जनरल साइंस, इसके सारे, और चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, सीएपीएफ हो, सारे के सारे कोर्सेज के रिगार्डिंग बेहतरीन हर एक सब्जेक्ट से संबंधित हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको मेजर कलसी पब्लिकेशन से बुक्स मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है। तो जिसपे सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपको 25% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और इसकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। जस्ट एक कॉल दूर है, आप कॉल करें और ऑर्डर करें आज ही घर बैठे इन बुक्स को, जो कि बहुत 100% आपको सफलता दे सकती है। चले इस क्वेश्चन में को देखते हैं, हुज सिंथेसिस इज इनहिबिटेड बाय पेनिसिलिन। भैया पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक दवा है। क्या है ये, एंटीबायोटिक मेडिसिन। किससे बनी थी, पेनिसिलियम नाम के फंगस से बनी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था पहली बार, ठीक है। अच्छा इसको क्या करता है, मतलब ये किस चीज के लिए काम करती है? क्या ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ती है, बैक्टीरिया की स्किन को तोड़ती है, प्रोटीन को तोड़ती है, या बैक्टीरिया को ही तोड़ देती है, उसके डीएनए को? तो सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ देखो बैक्टीरियल सेल वॉल को, यानी कि जीवाणु की कोशिका भित्ति को ही क्या करती है, तोड़ती है।
ठीक है, जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, Which one of the following statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए सही दिखाई दे रहा है? आराम से देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियस, क्या ये सही है? नो। सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स, गलत। राइबोसोम्स आर, बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द रीजन फॉर द राइज ऑफ डो, अ मिक्सचर फ्लावर वाटर एंड एक्सेट्रा। भाई देखो, कोई आटा है, आटे में आपने पानी मिला दिया है ना, और इसको बिल्कुल रख दो ढककर, ठीक है, ढककर रख दो। अब कुछ दिन बाद आप देखते हो ये बिल्कुल फूल सा जाता है, तो ये कारण क्या है इसका? इसमें ईस्ट, मतलब ईस्ट भी जब आप इसमें मिला देते हो या मट्ठे वगैरह से गूंद देते हो, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने लगती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने लगती है, ठीक है, इसीलिए वो क्या होता है, ब्लूम अप हो जाता है, ऊपर आ जाता है ना, और ईस्ट सेल भी बढ़ जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल? भैया अगर आप देखो तो कौन सी, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और कोश केंद्रक। साइटोप्लाज्म, क्लोरोफिल नहीं, सेल वॉल, न्यूक्लियस नहीं, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन कर लेंगे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, यही वाला ऑप्शन हमारा सही है, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दैट इज व्हाट कॉजेज क्वाशियोरकर डिजीज इन चिल्ड्रन। देखो बेटा, प्रोटीन की कमी से हमें क्या हो जाता है, क्वाशियोरकर, और खासकर बच्चों में, यानी कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इन द डाइट बट लैक ऑफ प्रोटीन। कितना भी कार्बोहाइड्रेट और फैट खिला लोगे, अगर प्रोटीन नहीं है तो बच्चों में माल न्यूट्रिशन या क्वाशियोरकर नाम की बीमारी हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोबाल्ट इज रिलेटेड टू, कोबाल्ट किससे संबंधित है? विटामिन B12 से, ठीक है, इसको साइनोकोबालामाइन कहा जाता है, साइनोकोबालामाइन कहा जाता है, ठीक है, साइनोकोबालामाइन कहा जाता है, यानी विटामिन B12 से संबंधित है। Which one of the following statements is not correct? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है बेटा जो आपको करेक्ट नहीं लगता है? देखो बताओ। पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन, भैया दाल तो अच्छी स्रोत होती है प्रोटीन के, मिल्क इज विटामिन ए रिच, हाँ सही है। सीरियल्स आर वेरी पुअर, अरे अरे यही तो गलत हो गया है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर यही वाला आपका सही है। क्या अनाज कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत नहीं है? बहुत बेहतरीन स्रोत होते हैं, ठीक है, तो यही यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम। देखो लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल जो भी हमारी सेल्स होती है वो हमेशा बोन मैरो में बनती है, ठीक है। कभी कभी हम लिम्फ नोड से कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन लिम्फ में वहां पर मैचुरेशन वगैरह होता है, उसे ध्यान से मत देखो, केवल बोन मैरो देखो। बोन मैरो में हर प्रकार की ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूफर सेल्स इन मैमल्स आर प्रेजेंट इन। भैया कूफर सेल्स होती है लिवर के अंदर जो कि फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया करती हैं, ठीक है, फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करती हैं। व्हाट इज फैगोसाइटोसिस बच्चा? फैगोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस इन विच सेल्स ईट सेल्स, है ना, कोशिकाओं को खा जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंज। निम्न में से कौन सा ऐसा प्राणी है जो कि वातावरणीय बदलाव से संबंधित ज्यादा सेंसिटिव या फिर क्या कह सकते हो संवेदनशील होता है? तो वो एम्फीबियंस होते हैं। वो कौन होते हैं बेटा? एम्फीबियन होते हैं, यानी कि उभयचर वर्ग के प्राणी होते हैं। चलो भाई, तो ये हुआ हमारा सम अप ऑफ द सेशन। आपको जरूर ऐसे ही सेशंस के लिए, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए टेस्ट सीरीज को बिल्कुल फॉलो करिए और हमारे MKC प्रेप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और परचेज कर लीजिए बहुत ही सारी ऐसे ही मॉक पेपर्स, मॉडल पेपर्स को, जहां आपको आपके एग्जाम का एक्यूरेट अंदाजा लग पाएगा, आपकी स्कोरिंग का एक्यूरेट अंदाजा लग पाएगा। तो आज के सेशन को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप यू लाइक द सेशन। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे सेशन में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और मैं अपने ACC के एस्पिरेंट्स के लिए लेकर आया हूं अरिथमेटिक का मॉडल पेपर। 25 क्वेश्चन लगातार लेकर के हम लोग आ रहे हैं आपके लिए। ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाई 88। आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्न कौन सा नंबर ऐसा है जो 88 से डिविजिबल है। अब अगर कोई नंबर 88 से डिविजिबल है
अगर कोई नंबर 88 से डिविजिबल है, इट मीन्स कि वो नंबर 11 और 8 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है दोस्तों? 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि एनी नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8 व्हेन लास्ट थ्री डिजिट ऑफ द नंबर आर 0 और द नंबर मेड बाय लास्ट 3 डिजिट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। ओके, तो हम पहले ऐसे चेक करते हैं, क्या ये 316 8 से कैंसिल होगा? नहीं। तो लेकिन बाकी जगह 136 ही दे दिया है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल अब यहाँ पे काम करने वाला है नहीं, ये ऑप्शन पहले ही हट चुका है। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट इज इक्वल, सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट इज इक्वल। अब आइए सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 4 8 12 12 1 13 13 6 19, यहाँ पे जोड़ने पे कितना आ गया 19। अब ज़रा ऊपर से इसको जोड़ के देखते हैं, ये कितना आपका 9 7 9 7 16 16 3 19, सही है ना? इसका मतलब ये बी ऑप्शन वो संख्या है जो 88 से डिविजिबल है। ओके, 88 से डिविजिबल है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When 200 is divided by a positive integer x, the remainder is 12. How many values of x are possible? जब 200 को जब हम x से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 12। अब कह रहे हैं कि x के कुल कितने मान पॉसिबल होंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 200 से पहले रिमाइंडर निकालिए, कितना आ गया आपका 188, इसका फैक्टर किया 188 का फैक्टर किया 2 × 94। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 47, इसका मतलब 188 का फैक्टर कौन कौन है, 2 है, 4 है, 47 है, 94 है और साथ ही साथ 188 है। अब रहा हमको 12 रिमाइंडर चाहिए, हमने अलग कर दिया रिमाइंडर को। अब मसला ये है कि अगर रिमाइंडर हमारा 12 चाहिए, रिमाइंडर कितना चाहिए 12 अगर चाहिए, तो हमारा डिवाइजर 12 से बड़ा होना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हमारे पास कितने हो गए, 3 ऐसे डिवाइजर हैं, कौन कौन से 47 94 और 188, जिनसे अगर हम 200 को डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज रिमाइंडर 12 आएगा। कितना आएगा, रिमाइंडर ऑलवेज 12 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, a³ + b³। बस आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि अगर सवाल का नेचर a³ + b³ का होगा तो हमारा करेक्ट आंसर a + b होगा। क्या होगा, a + b। आपने जोड़ दिया, कितना आ गया आपका 1.4, जो आपके बी ऑप्शन में लिखा हुआ आंसर है। If 45/53 इक्वल 1/a + 1/b, ऐसे तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास इसका थोड़ा टैक्टिक होना चाहिए कि हम इस नंबर को भी इसी फॉर्म में ले आएं। तो जैसा अगर हम 45/53 को देखें तो क्या ये एक सही 5/48 है, 48 × 48 5, कितना है आपका, एक सही 8/45, एक सही 8/45, 8/45। देखो 45 × 45 60, 53/45, सही है ना। अब ये 8/45 को आप क्या कर सकते हैं, 8/45 को अगर अलग से लिखना चाहें तो मतलब ये है 45/8, तो कितना हो जाएगा 5 8 5, सही है। 8 पंजे यहाँ 5 है, यहाँ पे क्या है आपका 5 है। तो आपको ये पता चल गया कि यहाँ जो, अब देखो 5 8 40, 5 45/8 ही ऐसे हो गया। इसका अब इसको कैसे चेंज करेंगे, तो मैं सीधे सीधे इसको चेंज कर रहा हूँ। अब इसी के सामने मैं लिख रहा हूँ, इसी के सामने मैं लिख रहा हूँ कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/1 + 1/5 + 1/2 - 2/5। देखो 5 दूनी 10 में से 2 गए 8/5। अब ये 5/8 हो जाएगा, 8 पंजे 40, 40 कितना हो रहा था आपका 45। तो
तो अब यहाँ से आप कंपेयर कर दीजिए। अब यहाँ से क्या करिए, आप कंपेयर कर दीजिए, आपको ए बी सी की वैल्यू पता चल जाएगी। सही है ना। अब यहाँ पे हमको क्या पता चल गया, ए की वैल्यू कितना है, तो आपने कहा सर ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए 1 है, बी 5 है और सी कितना है, 2 है। आपने से क्या पूछा है, 4a का मतलब 4 माइनस बी का मतलब 5 और 3c का मतलब 6। तो 6 4 10 में से 5 गया, 5 करेक्ट आंसर होगा। इस 45/53 को आप यहाँ पर यूँ व्यक्त करेंगे, यही आपको पता चल जाएगा, अर्थात कि आपका सही उत्तर कितना है, 5 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सन्नी एंड बन्नी together have rupees 3,450. If 2/9 of the Sunny's amount is equal to the 7/3 of Bunny's amount. सन्नी के पास, सन्नी का जो 2/9 है, 2/9 है, वही बन्नी का 7/3 है। ओके, तो यहाँ से 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से सन्नी और बन्नी का रेशियो ले लूँ, सन्नी और बन्नी का क्या कर लूँ, रेशियो, तो देखो ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 21 2, तो मतलब कितना आ गया आपका, 21 और 2 का रेशियो आ गया। किसका आ गया, 21 और 2 का रेशियो आ गया। आया कि नहीं आया, 3 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 3 जाके वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21/2 का रेशियो आ गया। अब इन दोनों को मिलाकर कितना यूनिट हो रहा है, 23 यूनिट। इस 23 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है, 3450। तो आपने कहा 23 की वैल्यू अगर 3450 है, 23 की वैल्यू अगर 3450 है, 1 की वैल्यू 23 1 यहाँ पे हो जाएगा 23, कितना बचा 11 115 हो गया, 23 पंजे 115। तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 150। हमसे किसका पूछा है, बन्नीज अमाउंट। बन्नी के पास कितना है लल्ला, 2 यूनिट है। तो इफ़ 1 यूनिट इक्वल 150 देन 2 यूनिट इक्वल 300। ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना था, बस सन्नी और बन्नी का हमने क्या कर दिया, यहाँ से जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी उसी हिसाब से रेशियो ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। इन अ कंपनी विथ 600 एम्प्लॉयज द एवरेज एज ऑफ द मेल एम्प्लॉयज इज 42 years and that of the female employees is 41 years. If the average age of all employees in the company 14 years 9 month. रूल ऑफ एलिगेशन पे बहुत आसानी से लग जाएगा। मेल की एवरेज एज कितना है, 42, फीमेल की कितना है 41, और पूरे कंपनी कितना है 41 मंथ, 41 ईयर और 9 मंथ। डायरेक्ट रखता हूँ, कुछ मतलब नहीं, क्योंकि हम जब रेशियो निकालेंगे तो वहाँ यूनिट का कोई मतलब आएगा नहीं। अब एक बात बताओ, यहाँ कितना आएगा, 9 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। अरे भाई 42 ईयर से 41 ईयर 9 मंथ अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 मंथ आ जाएगा। और यहाँ पर 41 ईयर से 41 ईयर 9 मंथ से 41 ईयर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इट मीन्स कि रेशियो आ गया 3:1 का। रेशियो कितना आ गया, 3:1, 3:1। ये देखो 3:1 का रेशियो आ गया। ये किसका हो गया, मेल और फीमेल का रेशियो। अब 4 यूनिट में कुल कितना है, 600। तो 4 यूनिट का मान अगर 600 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 150। फीमेल 100, अच्छा फीमेल का हमसे पूछा है, किसका पूछा है, फीमेल का पूछा है। ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों। फीमेल कैंडिडेट कितनी होंगी, 150 एम्प्लॉयज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 45% ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु अपीयर्ड आर बॉयज़, अच्छा, एंड रेस्ट आर गर्ल्स। इट मीन्स कि जो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है वो 45:55 का है। इट मीन्स कि ये 9:11 का है। ओके, अब आगे चलते। इफ 60% ऑफ द बॉयज़ एंड 70% ऑफ द गर्ल्स पास देन व्हाट परसेंट। तो अगर 60% बॉयज़ पास हैं तो 40% फेल होंगे।
70% गर्ल्स पास हैं, 30% फेल होंगी। यहाँ कितना आएगा, 330 मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, अपन कितना हो गया 20, तो हो गया 3 3 6, 690 बटे 20, तो कितनी बार में आ जाएगा 34.5, कितना 34.5, ये आपका 34.5 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ नहीं करना, सीधे सीधे रेशियो लेना है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो लिया। अगर 60% बॉयज़ पास हैं तो ये 40% क्या है, ये 40% फेल हो गए। अगर 70% गर्ल्स पास हैं तो ये 30% फेल है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 का 9, 40 का 9 में यहाँ लिख लिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख लिया, और बटे अनुपातिक योग जो 20 है यहाँ लिख लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। Radha saves X% of her income. If her income increased by 28% and the expenditure increased by 20%, then her saving increased by 40%. What is the value of X? लगाने को तो आप इसको 100 मान के लगा सकते हैं, X रख दिया है, हिट एंड ट्राई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हिट एंड ट्राई। तो हमने मान लिया कि जो उसकी इनकम है वो कितना है, 100 है। इनकम कितना है, 100। अब 40 हमने ले लिया कि इसकी यक्स की वैल्यू है, उसकी जो सेविंग है यक्स, तो यक्स कितना है, मान लो 40 है, ये क्या है आपकी सेविंग है, ये क्या है सेविंग है। तो इसका मतलब ये हो गया एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आपने कहा सर एक्सपेंडिचर होगा 60, एक्सपेंडिचर कितना होगा 60। अब कह रहा है कि उसकी जो इनकम है वो 28% से इंक्रीज़ कर गई, तो 100 को अगर 28% से इंक्रीज़ करेंगे तो 120 हो गया। और ये कह रहा है कि 20% एक्सपेंडिचर, तो अगर 60 पहले था, 20% एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 60 इंटू 120/00, तो 72 आ गया। अब बताओ ज़रा 72 कितना, 28 28 56 कितना। अब उसकी जो सेविंग है कितना है 56 है। पहले सेविंग आपने एज्यूम कर लिया था कितना है 40। ये बताओ 40% बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर 40% बढ़ेगा तभी जाके 56 हो पाएगा। इट मीन्स कि हमारा करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। कितना आ जाएगा आपका 40, कितना आ जाएगा 40। ये सवाल करने जाएंगे अगर एग्जाम में वैसे सिस्टमेटिकली करेंगे 100 मानकर यक्स लेकर के तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसके लिए इसको ऑप्शन से हिट एंड ट्राई मार देते हैं। इस स्लाइड पर आपके लिए आपके मतलब CDS, CPF, FCAT, ACC, ICG, AC की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए, कमीशन की एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। अगर आप इनमें से किसी भी कंपटीशन से जुड़े हुए हैं तो आपके पास हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो वह है MKC। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं तो आज ही हमसे जुड़ें। बेस्ट रिजल्ट इन इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है। आज ही हमसे जुड़ें। हमारा नंबर 9696330033। कॉल करें। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है MKC और भारत के कोने कोने से लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हम भारत के कोने कोने में सिलेक्शन पहुंचा रहे हैं, घर में रोशनी दे रहे हैं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनिल bought some article at 6 for 8। तो कैसे लाया 6 for 8 और फिर क्या sold them 10 for 12। तो ये आपका रुपीज़ है, ये आपका क्या है रुपीज़ है। तो इसका हम क्या करते हैं कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक तो तरीका है कि मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन यहाँ पे क्या आपका नंबर्स जो है नंबर्स आपके को प्राइम नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, संख्या और रुपया। संख्या रुपया मतलब नंबर्स एंड रुपीज़। तो 6 आर्टिकल 8 रुपया, 10 आर्टिकल 12। मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस 72 माइनस 80 अपॉन 80 आउट ऑफ 100। तो 8 धाम 80, 10% का लॉस हुआ है। क्या हुआ है
10% का लॉस। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो नंबर्स ऑफ द आर्टिकल्स उनको इक्वल कर लेना रहता है। तो अगर हम उस हिसाब से चलेंगे तो 8 रुपये में कितना खरीद के लाया है 6, और 12 रुपये में कितना खरीद कर लाया है 10 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो 6 पंजे 30, तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, 10 तिहाई 30, तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36। देखो 40 रुपये में 30 आइटम खरीदा, 36 रुपये में 30 आइटम बेचा, 4 का घाटा हो गया 40 पर आउट ऑफ 100। तो यहाँ से भी कितना आ गया आपका 10%। ये इस सवाल को सॉल्व करने का दूसरा भी तरीका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fruit merchant bought some bananas, 1/5 of them got rotten and were thrown away. He sold 2/5 of the bananas with him at 15% profit and remaining bananas at 10% profit. Find overall loss or profit percent. तो कितना आपका कह रहा है कि 1/5 क्या हो गया, बेकार हो गया, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो। अब फिर क्या बचा, ही सोल्ड 2/5, अब इसके बाद 2/5 तो क्या हो गया भैया, देम ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनानाज विथ हिम 15% का प्रॉफिट। तो देखो 1/5 2/5, तो इसका मतलब कितना 3/5 निकल गया, कितना बचा 2/5 और बचा, तो इसमें प्लस 25 और कितना परसेंट प्रॉफिट पे 10% के प्रॉफिट पर, कितना परसेंट के प्रॉफिट पर, यहाँ मैं लिखता हूँ 1/5 क्या हुआ गॉट रॉटन, सड़ गया, 2/5 क्या हुआ भैया 15% के प्रॉफिट पर। अब 1/5 और 2/5 जब मैंने जोड़ा तो मुझको आंसर बहुत तेज़ दिखता है, इसके लिए गलती हो जाती है। ये 3/5 हो गया, बचा कितना 2/5, ये 10% के प्रॉफिट पर, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो 6 और 4 10% का प्रॉफिट। कितना आ रहा है आपका 1/5। फाइंड 1/5 ऑफ देम गॉट रॉटन एंड वर थ्रोन अवे, ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनानाज विथ हिम एट द 15%। अगर ये टोटल का 2/5 इसने बेचा है, टोटल का 2/5 इसने बेचा है तब तो सही है, अदरवाइज जो बचा है उसका 2/5 अगर बेचा है तो मामला अलग हो जाएगा। तो एक बार मैं उस चेक करके देख लेता हूँ, यहाँ तो सही है, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, सही है। एक बार मैं देख लेता हूँ, मान लो कि 1/5 इसने खराब फेंक दिया, तो बचा कितना 4/5 का 2/5, तो कितना हो गया 8/25। तो अगर 8/25 हुआ तो 8/25 15% के प्रॉफिट पर। अब देखो 8/25 बचा कितना था 4/5 बचा था, उसमें से 8/25 इसने बेच दिया, तो अब हमारे पास कितना बचा 20 में से 8 गया 12/25 10% पर। तो चलो 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 8 त्रिक 24/5 का मतलब 4.8, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24/5 का मतलब 4.8, कितना आ गया आपका 9.6% का प्रॉफिट आ गया। ओके, ध्यान समझिए, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज से इस सवाल फंसाऊ है। इसमें क्या है ना कि पहले टोटल का 1/5 खराब हो गया, इसको इसने फेंक दिया, अब जो बचा कितना 4/5 उसका 2/5, इसका 2/5 मतलब 8/25 पार्ट बेचा गया 15% के प्रॉफिट पर। बढ़िया सवाल था, पहली बार में हाथ रोकने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% मोर, इसको 10 × 10 कर लें आप, कितना आ जाएगा 100। मार्क प्राइस कितना हो गया 12.5 एंड इफ 10% डिस्काउंट 9 हो गया, तो 12 9 108 और 4 113 13.5, 12 9 108 और 4.5 112, इसका मतलब 12.5% का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी बिकम 6 टाइम एट सिंपल इंटरेस्ट, 6 टाइम का मतलब 5p इक्वल p × r × 15/100,
तो यहाँ से P क्या हो जाए कैंसिल, ये 3 टाइम में कैंसिल, तो 100/3 का मतलब 33.33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x and y टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। y अलोन मतलब x प्लस y कितना दिन में करते हैं, 15 दिन में। कितना दिन में करते हैं, 15 दिन में। y अकेले कितना दिन में करता है, तो आपने कहा कि 40 दिन में। तो 15 और 40 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 120। कितना हो गया आपका, 120। तो 15 8 120, 40 से 120, मतलब x एंड y दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं, 8 यूनिट। y अकेला एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट। इसका मतलब a अकेला कितना करेगा, 5 यूनिट। इसका मतलब काम कंप्लीट कितने दिन में होगा, तो आपका जवाब होगा 24 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। रामू वर्क 4 टाइम एज फास्ट एज सोमू। तो जो रामू है वो सामू से 4:1 के रेशियो में एनर्जी लेवल मेंटेन रखता है। इफ सोमू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, तो एक एनर्जी से 20 डेज, देन द नंबर ऑफ डेज इन विच रामू एंड सामू दोनों मिलाकर कितना हो गए, 5 एनर्जी से 4 दिन। कितना दिन लगेगा, 4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। A person travels equal distance with speed of 4 km/h and 6 km/h and 8 km/h. He total distance time of 32.5 minutes. Find the total distance traveled by him. Find the total distance traveled by him. तो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं हम। कैसे, पहले एवरेज स्पीड निकाल लें। अ पर्सन ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वल डिस्टेंस अगर है तो 3 × 3xyz, 3 × 4 × 6 × 8 अपॉन कहाँ पे है, 24 6 48 32, ये km/h स्पीड हो गई। तो चलो ये कितना हो गया आपका, 4 × 12 × 72 × 8, 72 × 8 बटे 24 20 40 20 40 60 30 90 10 100 104 104, ये हो गया उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड। अगर 3 इक्वल डिस्टेंस को x km/h, y km/h, z km/h से कोई बंदा तय करता है, कवर करता है, तो जो एवरेज स्पीड होती 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ओके, अब देखिए ये क्या कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपने कहा सर हो ही रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है। तो कितना, 4 दूनी 8 4 छंग 24, और ये कितना हो गया आपका, 4 का मतलब 18, और फिर ये कितना हो गया आपका 13, और ये कितना हो गया 4, तो 72/13 ये एवरेज स्पीड आ गई। अब यहाँ देखिए 32.5 मिनट, 32.5 मिनट का मतलब हो गया, 32.5 मिनट का मतलब हो गया आपका आधा घंटा 32.5 मिनट है ना, 32.5 मिनट। तो अगर हम इसको घंटे में बदलेंगे तो 32.5/60 होगा। अच्छा, ये कितना है आपका 35, 32.5 का मतलब 65/2 है, 65/2 × 60 भी कर लो, क्योंकि किलोमीटर पर ये घंटे में बदलना है इसको। तो कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 65 और 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60। इसका मतलब हो गया 13/24 घंटा। कितना हो गया, 13/24 घंटा हो गया। तो 13 से 13 कैंसिल हो गया, 24 × 3 = 72। ये ए ऑप्शन में आपका आंसर है। 3 किलोमीटर की जर्नी उस बंदे ने तय की। आप चाहें तो समय बराबर दूरी बटे चाल करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने एवरेज स्पीड से सॉल्व कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाई चार्ट से है। ये क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 है। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 16 एंड 17 है। जिस मॉडल पेपर जहाँ से लिया गया होगा वहाँ 2-3 रहा होगा इसमें। तो क्या बोल रहे हैं कि द गिवन पाई चार्ट
in the given pie chart shows the degree wise breakup of expenditure of a family in a month. The amount spent on food is what percent the saving and the miscellaneous expense. It means कि ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है, कह रहा है कि in the given pie chart shows the degree wise breakup of expenditure of a family in a month. किसी महीने में किसी फैमिली का अलग अलग मदों में जो व्यय होता है एक्सपेंडिचर वो है। तो ये पूरा 360 डिग्री होगा, पहले आपको जानना है कितना डिग्री होगा 360। 45 डिग्री मिसलेनियस है, रेंट पे 70 है, सेविंग पे ये सब कुछ दे रखा है। क्वेश्चन, द अमाउंट स्पेंट ऑन फूड, फूड कितना है 105 डिग्री, इज 105 डिग्री इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेविंग एंड मिसलेनियस। सेविंग कितना है 80 और मिसलेनियस 125 आउट ऑफ 100%। 25 चौका 100, 25 चौका 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यहाँ कितना आ गया 21 चौक 84%। कितना परसेंट आ गया 21 चौक 84% आपका करेक्ट आंसर। 17 क्या है, टोटल इनकम, यहाँ से क्वेश्चन है टोटल इनकम ऑफ द फैमिली इज इतना। What is the expenditure in on education? डिग्री पर है तो देखो 360 डिग्री की वैल्यू 1,44,000 है। 1 लाख कितना है 44,000 है। कैंसिल करें, किसका पूछा है एजुकेशन। एजुकेशन पर 60 डिग्री है तो इसको 6 से डिवाइड कर दो तो 6 चौके 36, यहाँ कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 चौके 24, सही ना। 6 बराबर 2400, 6 बराबर 2400, तो हमको क्या चाहिए 60, तो 60 करना है तो इधर भी एक जीरो बढ़ा दो, कितना आ जाएगा 24,000। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों एमकेसी पब्लिकेशन की जो किताबें हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से इन किताबों को तैयार किया गया है। तो आप कोई भी किताब मंगाना चाहते हैं अपने लिए तो सबसे बेस्ट है कि आप एमकेसी पब्लिकेशन किताबें जो 25% के डिस्काउंट पर हैं और इसका कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लगता, हम आपको घर तक इसकी फ्री डिलीवरी देते हैं, तो आप इसको मंगा सकते हैं। बहुत अच्छी किताबें हैं। अगला A:B 3:5 B:C देन A:B:C, तो 3:5 है एंड 2:3 है, 2:3 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6, 10 एंड 15। 6, 10 एंड 15 आपके किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। नेक्स्ट, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 9:10, द रेशियो देयर एज 8 years फ्रॉम नाउ। ये देखो पहले 9, 10 था, अब 11, 12 हो गया, तो कितना बढ़ा 2 यूनिट, यहाँ कितना बढ़ा 2 यूनिट, और कितने साल 2, तो 2 बराबर 8 है, तो 1 बराबर 4 है। क्या पूछ रहे हैं, what will be the sum of their age after 3 years from now। अभी प्रेजेंट, तो अभी क्या है 1 बराबर 4 का मतलब 9 चौक 36 साल का एक बंदा है और 10 चौक 40 साल का दूसरा बंदा है, तो 36, 40, 76 साल इनकी एज का सम आज है। 3 साल बाद दोनों बढ़ जाएंगे, 6 साल के हो जाए, 3 साल बढ़ जाएगा, तो उस समय उनकी एज का जो सम होगा वो कितना होगा 82। नेक्स्ट, 2 रिस्ट वॉच आर सोल्ड एट फॉर ₹1980 ईच। 1 wrist watch was sold at a profit of 10% and the other is at a loss of 10%. The entire transaction resulted in this type of question, if the profit percent and loss percent are equal and the selling price is also equal, then in this type of transaction always shopkeeper gets always loss and loss percent equal profit percent divided by 100। यहाँ पे कितना है आपका 10 का स्क्वायर बटे 100 का मतलब 1% का लॉस आ जाए। अच्छा क्या पूछ रहा है, 1% का लॉस आएगा अच्छा, तो जब 1% का लॉस आएगा तो देखो 1980 में 2 सामान बेचे गए, तो कितना हो जाएगा 0, 6, दोनों 18, 19, 2 का 2 और 1 3। अब ये इस पर 1% का लॉस का मतलब 100/99, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 बार में कैंसिल हो गया, मतलब दोनों सामान मिलाकर 4000 में खरीदा गया और दोनों सामान 3960 में बेचा गया,
40 रुपए का लॉस हो जाएगा। यहाँ पर लॉस परसेंट ना पूछ करके लॉस पूछा था, तो आपका कितना हो जाएगा, 40 रुपए का लॉस हो जाएगा। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ मोटरसाइकिल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस 12 एंड डिस्काउंट ऑफ 30% 7, 12 सत्ते 84 का मतलब 16% का लॉस हो जाएगा। कितना, 16। मोनिका इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज रीतू। मोनिका और रीतू का जो रेशियो 2:1 का है एंड टेक्स 60 डेज लेस देन रीतूज टू कंप्लीट अ जॉब। ये किसका, इफिशियंसी का रेशियो है। इट मीन्स कि 1:2 का रेशियो हो जाएगा टाइम का, सही है ना। ये 1 यूनिट समय, ये 2 यूनिट समय। तो देखिए 60 दिन कम, 1 यूनिट समय का मान है 60 दिन। 1 यूनिट कौन ले रहा है, मोनिका। मोनिका कितनी इफिशियंट है, 2 गुना। तो 2 एनर्जी से 60 दिन, क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम दे कैन। तो 1 एनर्जी से 120 दिन दोनों मिल जाएंगी, तो 3 एनर्जी हो जाएगी। 120 को 3 से भाग करने पर 40 आएगा, जो आपका बी ऑप्शन है। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको ये जो एंगल दाएं बाएं छिटके हुए हैं इनको नज़दीक ले आ दीजिए। अब देखिए क्या बोल दिया, क्या पूछा हमसे, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। अब अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, 60। अगर ये 130 है तो ये कितना होगा, 50। 60 और 50 मिलकर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, पी टी का स्क्वायर बराबर ए पी गुणे बी पी, ए पी इंटू बी पी, सही है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ए पी कितना है, ए पी तो आपने कहा ए पी 27 है। बी पी कितना है, बी पी पी बी 3 है। तो यहाँ से पी टी कितना हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर 9 आ जाएगा, जो आपकी बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, आपको पता होना चाहिए, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 + 9 रूट के अंदर, मतलब रूट के अंदर 13, ये आपका बी ऑप्शन। तो ये 25 क्वेश्चन आपके लिए थे दोस्तों। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को अलग अलग मतलब पेपर से, प्रीवियस ईयर पेपर से निकाल करके मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है और एक जगह कंपाइल करके आपको दिया है, जिससे कि आपको एक पेपर में हर टाइप का क्वेश्चन मिल जाए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद बच्चों। आइए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसीसी बच्चों, एसीसी रीजनिंग का मॉडल पेपर। इसमें बच्चों 25 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं इसके कॉन्सेप्ट की। बच्चों कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आप ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन बच्चों जो मेजर कर्सिव के प्लेटफॉर्म से आपको क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं बच्चों, वो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है भैया आपका टैनिंग। बच्चों टैनिंग वो जगह होता है जहाँ पे जो है, अगर हम बात करते हैं बच्चों जहाँ पे आप जो है चमड़े का बच्चों काम होता है, तो उसी तरीके से बच्चों पायरोटेक्निक्स वो होता है जहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, पटाखे का काम होता है, उसको क्या बोलते हैं, पायरोटेक्निक्स बोलते हैं। आगे बच्चों बात करते हैं, गणित में क्या होता है बच्चों, तर्क देना पड़ता है, लेकिन बच्चों आपका साइंस में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों आपका कार्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला दिया गया है यहाँ बच्चों आपका दिया गया है 8 के बाद बच्चों इंटू है, इंटू का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। माइनस है बच्चों, माइनस का अर्थ है आपका इंटू, कितना हो जाएगा बच्चों आपका 8 हो जाएगा। प्लस का अर्थ है बच्चों डिवीजन, डिवीजन बच्चों आपका 40 है, डिवीजन का अर्थ है आपका -2 हो जाएगा। तो यहाँ से 8 पंचे कितना आ जाएगा बच्चों 40, और 8 एकम 8, 1/5 आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात करते 7 एकम 7, 7/5, 8 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 6, 6 + 7/5 बच्चों। तो यहाँ पे अगर 5 एकम 5, 2 बचेगा, तो 1 हो जाएगा आपका, 1 जुड़ जाएगा, 2 बचेगा, 2 बटे कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। 7 सही 2 बटे कितना आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे बच्चों आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा डिवीज़न बच्चों अगर आप चेक करोगे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले अगर बच्चों यहाँ पे हम देखते हैं डिवीज़न 4 चौक तो आपका 16 हो गया। अब गुणे बच्चों यहाँ पे आपका और प्लस है, यहाँ पे बच्चों इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस। कैसे? क्योंकि बच्चों 4 चौक 16 4 5 20 यहीं पे हो सकता है आपका। 4 चौक 16 4 5 20 हो जाएगा, 14 6 20। सिर्फ बच्चों आपका सी ऑप्शन मैच करेगा और कोई नहीं हो पाएगा। आगे अगर बात करते बच्चों इन तीनों का यूज करके बच्चों कैसे आपका यहाँ पे 19 लाया जा रहा है। अगर आप देखेंगे बच्चों 11 माइनस आपका, इसको माइनस करेंगे तो -6 आएगा। इसमें आप जो है उतना जोड़ देंगे, 25 माइनस 6 19 आ गया। सेम बच्चों 6 माइनस 12 तो -6 आया। माइनस 34 में से बच्चों आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यहाँ बच्चों क्या हम घटा दे कितना आ जाए उतना घटाएं 19 में से, इसका मतलब 19 आया है बच्चों। इसमें आपका जो है यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, इसका 8 का, तो 8 कितना आ जाएगा 16। आप चेक कर सकते हो 8 में 16 बच्चों 8 माइनस 16 आपका तो -8 आया। -8 बच्चों इसमें आप जोड़ोगे तब जाके आपका आ पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। जो बच्चा चाहता है बच्चों घर बैठे तैयारी करना बिल्कुल आपके लिए आसान है। MKC लर्निंग ऐप बच्चों आप आज ही डाउनलोड करिए और बच्चों आसानी से बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अगर बात करते हैं CDS CPF FCAT बच्चों ACC SAG AC सारा बच्चों आपके लिए आसान होगा। यहाँ बच्चों आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है बच्चों 6 का ये डिवीज़न हो रहा है बच्चों। 6 में ये कट जाएगा, 56 को बच्चों 8 काट देगा, 10 को बच्चों 90 को 10 काट देगा, 2 से बच्चों ये 20 को कौन काटेगा बच्चों, तो आपका 7 तो काटेगा नहीं, 3 तो काटेगा नहीं, 0 तो काटेगा नहीं। एक ही ऑप्शन है बच्चों 5 इसको क्या करेगा, काट देगा। आगे बच्चों बात करते हैं कैरेट बैगन और रेडिश मूली बच्चों यहाँ पे दिया है और बीट कौन सा बच्चों आपका अलग है। तो बैगन बच्चों आपका क्या होता है ऊपर फरता है, बाकी सारे क्या होते हैं जड़ में होते हैं, रूट्स होते हैं। अगर बात करते बच्चों यहाँ पे अगर आप चेक करते हो क्यू के बाद आपका आर है, MNO बच्चों आपका AB आपका TU बच्चों आपका RS यहाँ पे ST सब में बच्चों एक एक जोड़ा जा रहा है। तो उसी तरीके से आप चेक करोगे तो YZ बच्चों आपका WX आपका BC आपका LM आपका OP आपका, तो बच्चों सिर्फ आपका D ऑप्शन मैच करेगा। आगे बात करते बच्चों यहाँ पे देखिए 20 यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 20 आपका और ये 1 इनका गुड़ा हुआ है तो 20 1 21 बच्चों, ये 20 आपका ये 1 बच्चों, यहाँ पे आपका 2 30 का गुड़ा हुआ है बच्चों, 20 दूनी 40, यहाँ पे 3 बच्चों, यहाँ पे 1, यहाँ पे 20 कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों सर्प छिपकली और सरीसृप। सर्प छिपकली बच्चों कुछ कॉमन है नहीं लेकिन दोनों रेप्टाइल ही होते हैं, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी पार्ट आपका आ जाएगा। जो बच्चा चाहता है बिल्कुल ऑफलाइन बच्चों ज्वाइन करना आपके लिए आसान है, आज ही कॉल करिए 9696330033 पर। और CDS CPF बच्चों FCAT के लिए आसानी से आप रिटन SSB इंटरव्यू बच्चों फिजिकल सेशन स्टडी मटेरियल स्पोकन इंग्लिश इन सब चीज़ों के लिए आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं। राष्ट्र बच्चों राज्य जिला, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्या आता है बच्चों जिला, फिर आता है आपका राज्य, फिर आता है बच्चों आपका राष्ट्र। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी इज द राइट आंसर। आगे बच्चों आपका जिनका योग आपका 7 है वो एक पासे की 2 विपरीत सतह जिनका योग बच्चों 7 है, तो योग बच्चों 7 विपरीत सतह ना, तो पड़ोसी का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ये तो 7 हो गया, गलत हो गया। यहाँ बच्चों आपका देखिए 4 और 3 बच्चों ये पड़ोसी सतह हो गए 7, ये गलत हो गया। यहाँ पे अगर बात करते बिल्कुल बच्चों आपका यहाँ पे देखिए 5 2 7 आपका हो गया, ये भी गलत हो गया। तो अपोजिट सतह बच्चों सिर्फ और सिर्फ किसका हो सकता है, सी पार्ट का हो सकता है। आगे बात करते हैं 59 सेकंड बच्चों घड़ी द्वारा बनाया गया आपका कितना बच्चों आपका कोण हो जाएगा मिनट की सुई द्वारा। अब आपको पता है बच्चों 1 मिनट में, तो यहाँ पे 59 बटे कितना आ जाएगा 60, ये तो मिनट हुआ। 1 मिनट में मिनट वाली सुई बच्चों 6 डिग्री कोण बनाता है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे आप तो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 9 बटे 10 है बच्चों, तो 5 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा सी पार्ट। आगे बात करते बच्चों यहाँ पे प्रतिबिंब का बच्चों आपका दिया गया, तो आपसे वास्तविक समय पूछा जा रहा है। तो प्रतिबिंब लेकिन बच्चों जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब को हम किससे घटाते हैं बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ बच्चों आपका 6:30 बजे से, तो 6:30 बजे आप ये भी बोल सकते हो
कि 5 बजकर बच्चों आपका जो है हम 90 मिनट कर सकते हैं। यहाँ से जब आप घटाएंगे 10 में से 2 जाए कितना आ जाएगा 8, यहाँ 8 में से बच्चों आपका 4 जाएगा तो आपका 4, बाकी बचेगा कितना, यहाँ पे 5 में से आपका 4 जाएगा 1 48 आ जाएगा। तो आपका कौन सा आ जाएगा बच्चों, ए पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे दिया गया 25 फरवरी बच्चों 2008 को सोमवार था। 25 के बाद बच्चों क्या आ जाएगा, 26 27 28, यहाँ बच्चों 29 फरवरी भी आएगा क्योंकि ये लीप ईयर है। 29 30 बच्चों नहीं, यहाँ पे इसके बाद फरवरी खत्म बच्चों, मार्च आ जाएगा आपका 1 2, यही बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे सोमवार, फिर बच्चों मंगलवार, यहाँ पे क्या हो जाएगा मंगलवार, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिवार, और फिर बच्चों क्या आ जाएगा रविवार। तो इस दिन क्या हो जाएगा बच्चों, आपका संडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, संडे हो जाएगा। जो बच्चा चाहता है एमकेसी पब्लिकेशन की बुक बच्चों बिल्कुल आपके लिए आसान है, आसानी से घर बैठे बच्चों आप मंगा सकते हैं। आज ही जाइए मेन साइट पर बच्चों www.majorkalsiclasses.com पर, वहाँ पर 25% डिस्काउंट के साथ बच्चों फ्री डिलीवरी है। आसानी से सारी बुक आप मंगा सकते हो। रीता की ओर इशारा करते हुए सुशांत ने कहा, मैं इसकी माता, देखो भैया रीता की तरफ बता रहे हैं, ये आपका रीता है। मैं इसकी माता, बच्चों इसकी माता कहाँ आ जाएंगी, रीता की माता ऊपर, माता के पुत्र का, इनकी माता के पुत्र, तो इनकी माता के पुत्र बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे। पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो इनका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुशांत आ जाएगा, अपने बारे में बता रहा है। अब आप बताइए रीता का, रीता कौन है सुशांत का, तो भैया ये तो इसकी बुआ लगेगी। बुआ को क्या बोलते हैं बच्चों, आंट बोला जाता है। यहाँ पे बात करते हैं अगला, 6 व्यक्ति ABCDEF बच्चों आपका केंद्र की ओर मुख करके बैठे। कितने लोग हैं बच्चों, 6 लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं 1 2 आपका 3, यहाँ पे 4 5 आपका 6 हो गया, ये हुआ। आगे करके B F तथा C के बीच में है, B भैया आपका F और C के बीच में है। A E और D के बीच में है, A आपका जो है A और E और D के बीच में है। F D के बाईं ओर बैठा, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए आप। F जो है D के क्या हो जाएगा, D के बाईं ओर, D के बाईं ओर बैठा है। F और C के बीच में, F और C के बीच में कौन बैठा है, B बैठा है। E और D के बीच में A बैठा है। E और आपका D के बीच में कौन बैठा है, A बैठा है। ये तो बैठ गए। यहाँ पे बोला आगे भी देख सकते हो, जो A और F के बीच में है, F D के बाईं ओर है, जो A और F के बीच में है, ये बोला जा रहा है क्या बच्चों, एक बार चेक कर लो। आपका देखो F D के बाईं ओर है, F जो है D के बाईं ओर है, बैठा है। जो का मतलब F आपका जो है यहाँ पे बोला गया A और F के बीच में बैठा है। अच्छा, पहले अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये सारा ना बना के यहीं से स्टार्ट करो। आपका जो दिया गया है ये बोल रहे हैं F जो है D के बाईं ओर बैठा है, F आपका D के बाईं ओर बैठा है। जो का मतलब आपका एंटीसीडेंट की बात करता है बच्चों, D की बात करता है, D A और F के बीच में है। D भैया A और F के बीच में, ये तो हो ही गया था आपका। आगे बात करते हैं F B और C के, B और C, B जो है F C के बीच में है, तो यहाँ पे आ जाएगा। A आपका E D के बीच में हो जाएगा। ये हो गई सारी बातें। यहाँ पे A तथा F के मध्य में कौन बैठा है, A और F बच्चों ये है, इनके बीच में कौन बैठा है, D बैठा है, बी पार्ट हो जाएगा। आगे बात करते बच्चों, अगला आपका दिया गया है 5 वर्ष पहले अशोक की माता अशोक से 3 गुना बड़ी थी, 5 वर्ष बाद 2 गुना बड़ी होगी, तो अशोक की वर्तमान उम्र। एक बच्चों अशोक हो जाएंगे एक तरफ इनकी क्या हो जाएंगी, माता हो जाएंगी। अब हमसे जो बोला गया बच्चों, अशोक की उम्र पूछा गया, हमने x मान लिया। 5 वर्ष पहले अशोक की माता अशोक से 3 गुना बड़ी, 5 साल पहले, तो बच्चों ये 5 साल पहले। अब 5 वर्ष पहले अशोक की माता अशोक से 3 गुना बड़ी हैं, तो अशोक से 3 गुना, इनका 3 गुना आप कर दोगे तो यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा, 3x - 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका।
अब ये तो आपका 3 साल पहले की बात है, 5 साल पहले की बात है। 5 वर्ष बाद वह दोगुनी बड़ी हो जाएंगी। एक ये भी है आपका, 5 वर्ष बाद वह दोगुनी बड़ी हो जाएंगी। एक चीज़ और है बच्चों, आप चाहो तो इसको जो है रेशियो के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। कैसे, देखिए विदाउट एक्स माने 5 वर्ष पहले अशोक की माता अशोक से 3 गुना बड़ी है, ये 3 हो जाएंगे, ये 1 साल हो जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वर्तमान हो जाएगा। ये 5 साल पहले की बात की गई है, ये आपका क्या हो गया, 5 वर्ष पहले की बात है। 5 वर्ष बाद दोगुना बड़ी हो जाएंगी, तो ये दोगुना हो जाएंगी 5 वर्ष के बाद बच्चों, 5 साल बाद आगे। अच्छा, लेकिन बच्चों एज का जो गैपिंग है वो तो सेम होना चाहिए। इसका अंतर कितना है, 1 ऊपर गुड़ा, इसका अंतर बच्चों 2 है नीचे गुड़ा, तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा। अब आप चेक करो कितने का अंतर आ रहा है, अंतर सेम होगा 1 का, लेकिन इस दौरान पूरे साल का कितना अंतर है, 10 वर्ष का। 1 बराबर 10 वर्ष, 10 एकन्नम कितना आ जाएगा बच्चों, ये 10 वर्ष का है। और 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा, वर्तमान पर 15 वर्ष का हो जाएगा। हमसे यही पूछा गया है बच्चों, अशोक की वर्तमान आयु। बिना बच्चों आपको एक्स माने आसानी से आप लगा सकते हो। यहाँ बच्चों देखो 1 2 3 4, 4 दूनी बच्चों 8, यहाँ पे आएगा ट्रायंगल 8 बच्चों, यहाँ पे 1 इसके ज्वाइंट पर आ जाएगा, 2 आएंगे ज्वाइंट पर, 1 ये वाला बच्चों और 1 हमारा ये वाला। 8 8 16 2 कितना हो गया 18, 1 2 बच्चों 2 1 3 और 3 कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे बच्चों अगर हम चेक करते हैं, 1 ऊपर साइड में, 1 नीचे साइड में, 1 इधर बच्चों ऊपर, 1 इधर आपका, तो 4 ये, तो कितना आ जाएगा बच्चों, टोटल आपका आएगा 28 ट्रायंगल। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, दिए गए वर्गों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे बच्चों 1 2 आपका 3, 1 2 आपका 3, 3 3 का कितना आ जाएगा 9, 2 दूनी 4, 1 एकन्नम 1 और बच्चों 4 ये, तो आपका कितना आ जाएगा 4 4 8 1 9 9 9 कितना हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ से बच्चे कितना आ जाएगा आपका डी पार्ट आ जाएगा। इसमें अगर बात करते बच्चों कोई कागज पेन नहीं है तो 100 और 100 दोनों हो जाएंगे। यहाँ पे बच्चों बात करते कोई पेन पेंसिल नहीं है तो 100 और 100 बच्चों ये भी दोनों हो जाएंगे। सभी रबर बच्चों कागज हैं, ये 100 और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 50 आ जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें कौन सा आपका सही माना जाए। अगर बच्चों हमें पता है कि यहाँ पे निगेटिव निगेटिव दोनों मिलते हैं तो नो कंक्लूजन आता है। अच्छा अब भैया आपका पॉजिटिव निगेटिव में कुछ कागज बच्चों रबर है, कागज और रबर सभी के साथ कुछ वाला हमेशा सही होता है। कोई पेंसिल रबर नहीं है, कोई पेंसिल रबर नहीं है, तो कोई पेंसिल बच्चों आपका रबर नहीं है, दोनों सब है, निगेटिव है। पेंसिल रबर बच्चों मिलाया जा रहा है। उससे पहले अगर आप देखोगे बच्चों ये कागज है, दोनों मिल जाएंगे तो रबर और पेन बच्चों आपका बचेगा, लेकिन दोनों को मिलने से बच्चों निगेटिव आएगा, और निगेटिव आएगा बच्चों जब इन दोनों को मिलाया जाएगा निगेटिव निगेटिव आपका क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे बच्चों दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। अगर दूसरा आपका बना भी रहे हो तो पॉसिबिलिटी के साथ चले जाओगे, क्योंकि बच्चों दूसरा जो आपका आ रहा है पेंसिल और रबर, पेंसिल और रबर बच्चों इनको मिलाना पड़ेगा, और इनको मिलाने का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पहले इनको मिलाओ आप, तो कागज यहाँ पे आएगा कॉमन, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव मिलकर निगेटिव बनेगा, फिर निगेटिव निगेटिव मिलाओगे नॉन कंक्लूजन आएगा, तो ये हमारा गलत होगा। कोई पेन रबर नहीं है, कोई पेन बच्चों आपका रबर नहीं है, फिर से आपका जो है निगेटिव आपका आ गया। सभी कागज रबर है तो सभी कागज बोल नहीं सकते बच्चों, केवल यहाँ पे पहला सही होगा, तो जो कि आप यहाँ पे आपका सभी सही है, तब आपकी मजबूरी बनती है बच्चों यहाँ पे जो माना गया होगा वो दूसरे को सही माना गया है। लेकिन बच्चों यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे होना चाहिए कि ओनली बच्चों यहाँ पे फर्स्ट आपका सही होना चाहिए, फर्स्ट आपका सही होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए 24 बच्चों 24 दूना कितना हो गया आपका 48, ये बच्चों आपका 20 है, 20 और बच्चों यहाँ पे 1 है, ये आप 3 है, यहाँ बच्चों आपका कितना है 1, 20 3 23 और 1 24 दूना 48, ये भी हो गया। तो 20 बच्चों आपका 1 और 12 12, तो यहाँ पे अगर बात करते 20 10 30 30 10 40, 40 2 42, 42 2 बच्चों आपका 44, 44 1 45, दूनी कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, 2 गुना हो रहा है। आगे बच्चों बात करते हैं 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी आपका 4 और 1 जुड़ा।
अगर बात करते बच्चों 5 दूनी 10 और 1 आपका घटा, 9 दूनी आपका बच्चों आपका क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18 1 जुड़ा, 19 दूनी बच्चों आपका 38 1 घटा, आगे बच्चों 37 दूना 74 और 1 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। आगे बात करते बच्चे यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से बच्चों कौन सी आकृति कॉलेज स्नातकों पेशेवर व्यायाम करता महान वैज्ञानिक बीच संबंध बताता है। अगर हम बात करते बच्चों यहाँ पे ग्रेजुएट प्रोफेशनल, कोई ज़रूरी बच्चों जितने ग्रेजुएट होंगे वो सारे प्रोफेशनल एथलीट होंगे, नहीं, कुछ हो सकते हैं। यहाँ बच्चों जो एथलीट है कोई ज़रूरी ग्रेट साइंटिस्ट हो, जो जिम्नास्टिक होंगे, जिम वगैरह करते होंगे, एथलीट होंगे, दौड़ते भागते होंगे, क्या ये ज़रूरी है बच्चों वो क्या हो जाएंगे, महान साइंटिस्ट होंगे, नहीं, कुछ होंगे बच्चों यहाँ पे। और बच्चों ग्रेजुएट जो होंगे क्या वो सारे साइंटिस्ट हो जाएंगे, नहीं, कुछ होंगे। तो तीनों बच्चों कुछ का रिलेशन किस में आएगा, कुछ का रिलेशन बच्चों सी पार्ट आपका निकल कर आ जाएगा। इसमें कितने ट्रायंगल बच्चों, तो यहाँ पे 1 2 आपका 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे बच्चों 3 3 6 3 9 9 1 बच्चों आपका 10 10 और 1 कितना हो जाएगा आपका 11। तो यहाँ से कितने आ जाएंगे 11 ट्रायंगल आ जाएंगे। ये क्वेश्चन रहे बच्चों जो कि आपको आसानी से बिल्कुल समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।